सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर एडेड मैकेनिकल ड्राफ्टिंग यह विषय के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने ये कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग ये विषय में सिलेबस देख लिया था। हमारे कुल 4 यूनिट है, तो ये 4 यूनिट में से आज हम इंट्रोडक्शन ये यूनिट से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन यूनिट में ये 5 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो जो पहला टॉपिक है बेसिक नो हाउ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स, इसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर यूज करते हैं इसके बारे में हम अभी अपना अभ्यास शुरू करते हैं। वैसे हम सब कंप्यूटर से परिचित हैं, हम कंप्यूटर पर बैठे भी हैं, फिर भी कुछ उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपने अंदर डेटा प्रोसेस करता है। अगर हम उसको कुछ डेटा देते हैं, उसको प्रोसेस करता है और उसका डेटा प्रोसेस करके हमें कुछ रिजल्ट देता है। तो 3 चीज़ें होती हैं, उसमें डेटा इनपुट होता है, डेटा प्रोसेस होता है और डेटा का आउटपुट आता है। अभी उसमें कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला पार्ट है सीपीयू, दूसरा पार्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू क्या करता है? एरिथमेटिक एंड लॉजिक और ऑपरेशन जो है वो करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो पेरिफेरल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। उसका नाम इनपुट आउटपुट के साथ में ही रखा है। कीबोर्ड है, मॉनिटर है, मॉडेम है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये सब हमने देखे हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बगैर काम नहीं कर सकता, इसलिए उसमें मेमोरी भी चाहिए। तो मेमोरी भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक मेमोरी वो होती है जो सीपीयू के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस जो है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसमें रहती है। उसमें परमानेंट डेटा स्टोर होता है, प्राइमरी में परमानेंट नहीं होता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब उसमें डेटा आता है, उसके साथ सीपीयू इंटरेक्शन करके डेटा प्रोसेस करता है। अभी कंप्यूटर जब हम स्टडी करते हैं उसमें 2 चीज़ आ जाएंगी, एक है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और ये नाम देख के कभी घबरा नहीं, ये हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको छू नहीं सकते हैं लेकिन सोच सकते हैं जिसके बारे में, वो सॉफ्टवेयर है। तो हम हार्डवेयर के बारे में सोच रहे थे। तो हार्डवेयर में क्या है? जैसे फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इट कंसिस्ट ऑफ ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन भी हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, वो भी हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइस की प्रिंटर है, स्पीकर है या मॉनिटर है, ये सब आउटपुट, ये भी हार्डवेयर है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर सब कुछ होता है, मतलब मदरबोर्ड के अंदर सब हम लगाते हैं, उसके साथ सब कनेक्शन होता है। तो ये सब को भी हम छू सकते हैं, इसलिए वो भी हार्डवेयर है। हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे बाद में। अभी सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ बताया था ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, तो ये क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। बाद में इनपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे और बाद में सीपीयू के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हार्डवेयर में जा रहे हैं। हार्डवेयर का जस्ट ये बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, बाद में मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट है, उसमें भी 3-4 प्रकार है। इससे भी आगे चीज आ चुकी है अभी तो, लेकिन हमें जो मालूम है या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो जानना जरूरी है वो ये चीज़ है कि जो मॉनिटर्स हैं वो सीआरटी स्क्रीन होते हैं, एलसीडी होते हैं, एलईडी होते हैं और प्लाज्मा डिस्प्ले होते हैं। तो सीआरटी स्क्रीन कैसे होता है? जैसे हमें मालूम है हमारे पुराने ज़माने के जो टीवी आते थे, फ्लैट नहीं थे लेकिन वो बड़े वाले एकदम बक्से वाले होते थे, तो इसको सीआरटी बोलते हैं। उसमें कैथोड रे एक्सिलोस्कोप होता है, उसके आगे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है और पीछे जो हीटर होता है वो उसमें हीट की वजह से कुछ किरणें निकलती हैं, तो रिफ्लेक्टिंग कॉइल की मदद से उसको अलग अलग जगह पे पहुंचाया जाता है और वहाँ हमें पिक्चर देखने को मिलता है। उसका एकदम कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, लेकिन हमें समझने के लिए इतना काफ़ी कि सीआरटी स्क्रीन में ऐसा होता था। इसको जगह की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी, पावर की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी, और फिर भी हमें पिक्चर में परफेक्ट विजुअल क्वालिटी नहीं मिलती थी। हालांकि उनकी लाइफ कुछ अच्छी होती थी, लेकिन मर्यादा होती है कि उसको अगर बड़ा करना चाहें तो एकदम रूम गर्म हो जाएगा। ये सीआरटी स्क्रीन का मॉनिटर ज़्यादा से ज़्यादा 30 इंच 32 इंच तक ले जाओ तो अपने घर में जगह भी नहीं रहती है, क्योंकि 32 इंच की स्क्रीन के लिए आपको उसकी विड्थ भी, डेप्थ भी उतनी चाहिए।
इसीलिए थोड़ा अपग्रेड हो गया टेक्नोलॉजी। उसके बाद एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो मैं बोल रहा हूँ एलसीडी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो सीआरटी है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, और कैथोड रे ट्यूब, ये भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ एग्जाम ली जाती है उसमें इसका नाम पूछा जाता है, आपको लिखना होता है, या आपको ऑब्जेक्टिव के एबीसीडी ये जो ऑप्शन होते हैं वो क्लिक करने होते हैं। तो एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं, टीएफटी। तो कैसे काम करता है ये जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें इस प्रकार की 6 प्रकार की लेयर्स आती है। तो बैकलाइट यूनिट से लेके पोलराइजर तक सब कुछ आता है और बाद में हमें सीधा दिखने को मिलता है। तो ये हर एक अलग अलग ऐसी फिल्म्स या लेयर बनते हैं, लेयर को एक साथ असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद आप मॉनिटर बना देते हैं। एलसीडी में इस प्रकार की ये 6 लेयर होती थी, लेकिन इसके बाद एलईडी आ गए। एलईडी आपको मालूम है एक छोटा सा बल्ब होता है, तो इतने छोटे छोटे बल्ब की एक पूरी सीरीज बनाई जाती है, इसमें ये 6 लेयर नहीं होते हैं, और बाद में उसमें वो लाइट इसी तरह से चालू बंद होती है और आरजीबी डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी वजह से हमें एकदम क्लियर पिक्चर मिलता है। तो एलसीडी के बदले एलईडी, लाइट इमिटिंग, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा डिस्प्ले आ गया। प्लाज्मा डिस्प्ले में एलईडी भी नहीं है, एलसीडी भी नहीं है, उनके बदले कुछ अलग टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उसमें हीट जनरेट नहीं होती है और इसकी वजह से वो बहुत बड़ा भी हम बना सकते हैं। तो बेसिकली 4 प्रकार के डिस्प्ले हमें मालूम होने चाहिए। हम मैकेनिकल इंजीनियर है, इसलिए हमें इसकी टेक्नोलॉजी में उतरना नहीं है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन हमें मालूम होनी चाहिए। देख के हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है। एलसीडी में आप जाएंगे, आप छुएंगे तो उसमें वो आता है, एलईडी में नहीं आएगा, मतलब कुछ डिस्टॉर्शन हो जाता है, लिक्विड क्रिस्टल है इसलिए। इनपुट डिवाइस में भी काफ़ी प्रकार के इनपुट डिवाइस आ चुके हैं। अभी तो स्मार्ट है, उसमें हमारी आंखों की जो मूवमेंट है या दूसरी वजह से भी इनपुट होता है, लेकिन हमें जो मालूम होना चाहिए कि पहली चीज़ है कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस। जो यहाँ आप एरो देख रहे हैं, ये कर्सर बोला जाता है, ये कर्सर को कंट्रोल करने वाला जो डिवाइस है उसको। दूसरा है डिजिटाइजर है, तीसरा है कीबोर्ड है, और चौथा है स्पेशल इनपुट डिवाइसेस है। अभी कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस भी काफ़ी प्रकार के हैं, माउस ही है ऐसा नहीं है। कर्सर कंट्रोल डिवाइस यहाँ कुल मिला के मैंने 7 लिखे हैं, इसमें 7वां नाम माउस का है। हम माउस से परिचित हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि नीचे में से कौन सा कर्सर कंट्रोल डिवाइस नहीं है, तो इसमें से कोई भी 3 होगा। समझो थंब व्हील लिखा है, कीबोर्ड डायरेक्शन की बोला है, जॉयस्टिक लिखा और सिंपल कीबोर्ड लिखा है। तो कीबोर्ड डायरेक्शन की है, उससे आप कर्सर कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सिंपल कीबोर्ड से नहीं कर सकते। कीबोर्ड से सिर्फ आप इनपुट डाल सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये 7 डिवाइस से क्या होता है, हमारा जो ये माउस है कर्सर वो घूमता रहता है। यहाँ इसके फोटोग्राफ दिए हैं, ये हॉरिजॉन्टल थंब व्हील ऐसा लिखा है और एक वर्टिकल, तो उससे भी हम कंट्रोल कर देते हैं। यहाँ जो लिखा है थंब व्हील उसको बोलते हैं। तो ये जॉयस्टिक है, एक माउस है, ट्रैक बॉल है, ये नीचे दी गई है 4 की है, वो कीबोर्ड की है। इसमें जो लिखा है कीबोर्ड डायरेक्शन की, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और थंब व्हील, वो चारों के चित्र मैंने यहाँ लगा के रखे हैं। इसके सिवा ये 3 चीज़ भी है। ये माउस है, इसको आप जानते हैं, लेकिन ये टैबलेट है, यहाँ से भी आप करते हैं। लाइट पेन, इससे भी आप काम कर सकते हो। और बाद में है इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट और पेन, तो डायरेक्ट आप स्क्रीन के ऊपर भी लिख सकते थे इसके हिसाब से। इससे कर्सर कंट्रोल करता है, आप जहाँ भी ले जाओगे वहाँ कर्सर अपने आप आ जाएगा। तो ये हमारे माउस के मदद से जो हम कर्सर घुमाते हैं उससे जो काम होता है, वैसा ही काम हम ये 7 डिवाइस से कर सकते हैं। आपको ऑटोकैड में ये सब के सब काम में आ सकते हैं। इसके बाद ये डिजिटाइजर है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। ये कर्सर कंट्रोल डिवाइस के बाद जो लिखा था उसकी बात है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस, उसके बाद डिजिटाइजर, कीबोर्ड और स्पेशल इनपुट डिवाइस। आप इसको जरा क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना। पहला इनपुट डिवाइस हमने देखा था, उसमें 7 प्रकार का। अभी दूसरा है वो डिजिटाइजर में बोल रहा हूँ मैं। तो डिजिटाइजर जो है, डिजिटाइजर इज एनी डिवाइस विच रिसीव्स एनालॉग इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट्स डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, सच एज फाइल ऑन कंप्यूटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन। तो ऐसे हमें मालूम है कि आईपैड में आती है, स्पेशल पेन आती है,
तो इस हिसाब से आप यहाँ कुछ काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से जो यूएसबी कनेक्टर होता है ये कंप्यूटर नहीं है, ये आप जैसे उसमें साइन करता है ना आरटीओ में जाके, ऐसा ही पूरा वो होता है। यहाँ आप जितना जैसा ड्राइंग बनाओगे वैसा यहाँ से सेंस होके अपने मॉनिटर पे दिखेगा। तो डिजिटाइजेशन एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ आप जो भी ड्राइंग करेंगे तो एक पेंसिल है, ये पेड़ पे ड्राइंग करेंगे, यहाँ से कनेक्शन होके कंप्यूटर में जाएगा और वहाँ से हमें मॉनिटर पे दिखाई देगा। ये जो दिख रहा है वो मॉनिटर नहीं है, लगता मॉनिटर जैसा है लेकिन वो मॉनिटर नहीं है। इसके बाद कीबोर्ड, इससे हम परिचित हैं। 101 जनरल की होती है। कभी पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितनी की आती है, तो 101 से लेके 105 की आती है, आपको भी गिन लेना। अभी उससे भी कुछ एडवांस किस्म के कीबोर्ड आते हैं लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। और उसके सिवा जो लिखा है स्पेशल इनपुट डिवाइस, यहाँ उसमें कौन कौन से आते हैं, तो अभी मालूम है वॉइस सिस्टम, आप जो भी बोलते हैं उस हिसाब से वहाँ इनपुट हो जाता है। आजकल स्मार्ट होम के अंदर होता है कि लाइट ऑन तो लाइट ऑन हो जाती है, लाइट ऑफ तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये कंप्यूटर अपना ऑडियो है उसको रिसीव करता है। अभी मोबाइल में भी होता है, हम जो बोलते हैं टाइप होता है, क्यों होता है, हमारा वॉइस से वो इनपुट अंदर प्रोसेसिंग होता है, बाद में आउटपुट में हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है। तो एक वॉइस सिस्टम भी ऑटोकैड में यूज हो सकती है। नॉट ओनली ऑटोकैड, कैड में, अभी ऑटोकैड बोलता हूँ तो कोलकैड जैसा है ये। इसके बाद एक स्कैनर है। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें आप बाहर हार्ड कॉपी में जो चीज़ है उसको अगर कंप्यूटर में डालना चाहते हो तो उसको एक फोटोग्राफिक तरीके से स्कैन करेगा पूरा, और वहाँ एक एक पिक्सल को कन्वर्ट करेगा माइक्रो प्रोसेसर अंदर का सीपीयू, और बाद में हम लोग को डिस्प्ले में दिखेगा। इसके सिवा टच स्क्रीन, आजकल के ऐसे मॉनिटर आ चुके हैं जो डायरेक्ट इनपुट अपने उंगली से रहते हैं, तो टच स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। A touch screen is an input device normally layered on the top of electronic visual display। मतलब वो जो मॉनिटर बनता है उसमें वो सेंसिटिव ऐसा कैपेसिटर वाला लेयर लगाना पड़ता है, वहाँ वो सेंस करता है कि कितना टच हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन बाद में सीपीयू करके उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है। जैसे हमारा स्मार्टफोन में होता है, लेकिन कंप्यूटर में भी ऐसे मॉनिटर है, वो टच स्क्रीन वाला है तो इनपुट डिवाइस है। और ये की है लेटेस्ट वाली चीज़, इसे लेटेस्ट नहीं बोल सकते, उसका भी 10 साल पहले आविष्कार हो चुका था, लेकिन जेस्चर्स। आप अपने हाथों को ऐसे घुमाते हैं तो आपको कैसे कहाँ देखते हैं और हाथ कैसे घुमाते हैं उसके हिसाब से भी कंप्यूटर इनपुट ले लेता है। आपको उसके लिए अपने उंगलियों में अलग अलग कलर के रिंग्स या वीटी पहननी होती है, अंगूठी पहननी होती है। अंगूठे में नहीं होती लेकिन सभी उंगलियों में एक ऐसे कलर कोडेड कुछ होती है। उसको आप ऐसे घुमाते हैं, उसके कुछ एंगल रखते हैं, डिस्टेंस से उसको मेजर करता है कैमरा, और उसके हिसाब से वो इनपुट ले लेता है। इसके लिए उसने कोई डिवाइस भी पहना है कि जो सेंस करता है, तो ये भी ये जेस्चर इनपुट। अभी आपको मालूम होगा कि अपने मोबाइल में भी जेस्चर आ चुका है। हम आप पढ़ते हैं, आपकी आंख किधर जाती है वो आंख को देखता रहता है कैमरा, और आपका पढ़ना खत्म हो गया तो अपने आप पेज चेंज हो जाता है। आप अभी मूवी देख रहे हैं और आपने मूवी देखना बंद करके साइड में देखा तो अपने आप मूवी पॉज हो जाती है, और जब आप देखने लगते हैं फिर से स्क्रीन पे तो मूवी चालू हो जाती है। तो पॉज करने के लिए आपको खुद को पॉज नहीं करना है, कंप्यूटर अपने आप हमारे मूवमेंट के ऊपर से जजमेंट लेता है, इंटरप्रिटेशन करता है और अकॉर्डिंगली आउटपुट देता है। तो ये जेस्चर कंट्रोल बोलते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस का प्रकार है। इसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हम जानते हैं, एक तो अपना मॉनिटर है ही है, लेकिन कैड में काम करते हैं तो हमारे लिए प्लॉटर प्रिंटर और 3D प्रिंटर ये इंपॉर्टेंट है। स्पीकर की जरूरत वैसे हमें नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है, और इसमें मॉनिटर तो आएगा ही। मॉनिटर लेकिन पहले डिस्प्ले में दिया था, इसलिए आउटपुट डिवाइस में यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हमने TFT और CRT सब देख लिया था। तो आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इस प्रकार से है। प्लॉटर, उसमें भी हमें ड्राइंग A4 या A3 का चाहिए तो प्रिंटर चलता है, लेकिन A0 साइज तक का ड्राइंग हमें चाहिए। तो उसके लिए जो आउटपुट जनरेट करना है इतना आसान नहीं है। पेपर हैंडल नहीं हो सकता है, पेपर को कट करना पड़ता है, पेपर का थोड़ा रोल आता है। तो ये सब ऑपरेशन करने के लिए, और उसमें भी माइक्रो लेवल पे हमें डिटेल चाहिए ड्राइंग में। ड्राइंग क्या होता है, इसमें कितनी डिटेल आती है वो बाद में देखेंगे, लेकिन उसकी डिटेल प्लॉटर से हम बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल के ड्राइंग बनते हैं तो प्लॉटर प्रिंटर जैसा ही होता है, लेकिन वो कंटिन्यूस ड्रम टाइप का भी होता है, फ्लैट बेड टाइप का भी होता है, पेन वाला भी होता है।
डिपेंड्स आपको कैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से वो अपना आउटपुट देता है। इसके बाद प्रिंटर आता है। प्रिंटर में भी वेराइटीज़ है, लेकिन बेसिकली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। आज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिल्कुल चल नहीं रही है, सिवाय के कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पुरानी चीज़ें अभी रिन्यू नहीं हुई है, रिप्लेस नहीं हुए, वहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चलते हैं। वरना आजकल तो बस के कंडक्टर जो लोग हैं ना, उसमें के पास भी अभी इंकजेट प्रिंटर आ चुके हैं। हम टिकट देता है, सीधा प्रिंट निकालता है, निकल जाती है। जीबी का बिल वाला आता है, उसके पास भी इंकजेट प्रिंटर रहता है। हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेमेंट करते हैं, उसका बिल निकलता है, वो भी इंकजेट प्रिंटर से निकलता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहीं चलते नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेक्नोलॉजी थी एक ज़माने में। अभी लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, इसका भी मैंने यहाँ फोटो रखा है। नीचे इप्सन का राइट साइड में जो ऊपर दिख रहा है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। उसमें होल आते थे पेपर में, तो पेपर होल के हिसाब से वो घूमता था। एक लाइन प्रिंट हो गई, बाद में वो थोड़ा आगे जाता था, बाद में दूसरी लाइन प्रिंट हो गई, उसका हेड घूमता रहता था। तो इस प्रकार था। उसको कंट्रोल करने के लिए और कागज फट ना जाए या उसका मूवमेंट कंट्रोल में, इसके उसको होल के साथ रखते थे ताकि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। लेकिन आजकल के जो प्रिंटर आते हैं उसमें लेज़र प्रिंटर भी होते हैं और इंकजेट प्रिंटर भी होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में इंक की कार्ट्रिज होते हैं, लेज़र प्रिंटर में वही होता है, लेकिन उसको पेपर तक ले जाने की टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती है। इंक का जेट नहीं होता इसमें, लेज़र का जेट होता है। इसके बाद 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर में क्या है कि वो हम 2D के बजाय 3D आउटपुट चाहते हैं, तो उसमें जो मूवमेंट है वो 2 डायमेंशन में नहीं 3 डायमेंशन में होती है। और उसकी वजह से उसमें जो इंक है वो इंक के बदले कोई ऐसा मटेरियल होता है जो पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है। उसमें भी काफ़ी प्रकार के आते हैं, वो सब पे मैं आपको 5वें या 6ठे सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे 3D प्रिंटर एडवांस। लेकिन अभी हमें परिचय के लिए इतना काफ़ी कि आप जो भी कंप्यूटर में मॉडल बनाते हैं वो कंप्यूटर में मॉडल का रियल मॉडल आपको चाहिए, तो 3D प्रिंटर के साथ आपका कंप्यूटर का इंटरफेस होता है, तो ये से चीज़ बन जाती है। यहाँ जो एक छोटा सा फ्लावर पॉट जैसा दिख रहा है वो 3D प्रिंटर की मदद से तैयार किया हुआ पार्ट है। 3D प्रिंटर से काफ़ी कुछ चीज़ें बन सकती है, हथियार भी बन सकते हैं, यूटेंसिल्स भी बन सकते हैं और डेकोरेटिव आइटम भी बन सकती हैं। आपके जो छोटे छोटे कार के उधर एसेसरी पार्ट आते हैं वो भी कभी भी बना के देते हैं, ऐसा बोलते हैं। मोबाइल के काफ़ी पार्ट हैं वो भी इंजेक्शन मोल्डिंग के बदले इसमें बनाते हैं, डिपेंड्स। लेकिन 3D प्रिंटिंग बेसिक मालूम होना चाहिए एग्जाम में, जिसमें कुछ हमको इंट्रोडक्शन लेवल पर पूछा जाएगा, एडवांस लेवल पे आपको अगले सेमेस्टर में 5वें या 6ठे सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा। और स्पीकर हेडफोन हमें मालूम है, छोटा सा हम ईयरफोन लगाते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइस है और ये सब भी चीज़ है, साउंड। अभी वर्क स्टेशन एंड कंप्यूटर, तो कैड वर्क स्टेशन जो है वो और कंप्यूटर वैसे सेम टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं, लेकिन जनरल कंप्यूटर सिस्टम है वो उसको वर्क स्टेशन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें ग्राफिक टर्मिनल उतना पावरफुल नहीं होता है। उसमें भी हम टैबलेट नहीं लगाते हैं, इंक पेन नहीं लगाते हैं, हमारा सिंपल कंप्यूटर और माउस ही होता है, इसलिए उसको वर्क स्टेशन नहीं बोलते। अगर प्रोफेशनल वर्क स्टेशन है उसमें आप हर एक प्रकार के इनपुट डिवाइस भी लगाते हैं और अंदर एक ग्राफिक कार्ड भी रखते हैं ताकि हमारा जो कैड का प्रोग्राम है वो अच्छी तरह से फास्ट चलता रहे। वैसे हम जो यूज़ करने वाले हैं सॉफ्टवेयर उसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो उसकी फ़ायदा होगा। लेकिन वर्क स्टेशन और कंप्यूटर में बेसिकली सिंपल कंप्यूटर है, उसमें बेसिक आइटम ही होती है। जैसे मैं बताऊं कि अभी आपकी नैनो कार है और मर्सिडीज कार है और रेसिंग कार है, सबको कार ही कहा जाता है, लेकिन एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, गियर चेंजिंग मैकेनिज्म होता है, सब होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग उसमें फैसिलिटीज़ होती है। इसके हिसाब से वो स्पोर्ट्स कार है या एसयूवी है या माइक्रो लेवल की कार है। अभी छोटे बच्चों की भी चाइनीज़ कार आती है जिसमें बैठ के बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो इसी हिसाब से कंप्यूटर हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसमें हम बेसिक काम कर सकते हैं, लेकिन एडवांस काम करना है कंप्यूटर पे, ड्राइंग का, क्राफ्टिंग का, मॉडलिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसके लिए वर्क स्टेशन होने चाहिए। अभी हमें काम वर्क स्टेशन पे नहीं करना है, हम सिंपल कंप्यूटर पे सीख सकते हैं। अभी आप जब भी जाते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसका एक लेआउट है। तो कंप्यूटर के पीछे
क्या क्या चीज़ होती है। तो आप देखेंगे PS2 ऐसा एक पोर्ट आता है, एक कीबोर्ड का होता है, एक माउस का होता है, ऐसे आता है। जो वायर वाला माउस है उस या कीबोर्ड है उसमें लगता है। अभी हम USB वहाँ डायरेक्ट वायरलेस लगाते हैं, उसमें वो ज़रूरत नहीं है। USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस के पोर्ट आते हैं, ईथरनेट के पोर्ट आते हैं, सीरियल पोर्ट पुराने ज़माने में डायल अप मॉडेम लगाते थे उसके ज़माने के। मॉनिटर का पोर्ट आता है, बड़ा वाला प्रिंट पोर्ट तो अभी निकल चुका है, LPT1 अभी नहीं आता क्योंकि कम साइज़ का अभी पोर्ट हो चुका है। तो LPT वाले कोई डिवाइस अभी नया मिल नहीं रहे, इसलिए ये पोर्ट भी आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन पुराने कंप्यूटर में होता था। अगर स्पीकर में लाइन इन है, माइक्रोफोन है, उसके भी पॉइंट्स आते थे और गेम के भी कुछ ऐसा पोर्ट आता था। तो इस हिसाब से जो होता है उसका हम थोड़ी समझते हैं। तो ईथरनेट, अभी इंटरनेट 1 Gbps, 4 Gbps और टेराबाइट की स्पीड भी आ चुकी है पर सेकंड। लेकिन उस ज़माने में जब ये बना था, प्रेजेंटेशन होता था 10 से 100 Mbps लैन पोर्ट, इसके लिए ये हमने लिखा है। लेकिन आज उससे भी ज़्यादा ईथरनेट का कनेक्शन हो चुका है। तो जब भी हमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है तब ये ईथरनेट से हम कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार के वायर होते हैं। सीरियल पोर्ट, तो सीरियल पोर्ट भी एक कम्युनिकेशन पोर्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन एक बीट एक टाइम पे जाती है और ओल्ड से एकदम स्लो ट्रांसफर स्पीड होती है, लेकिन एकदम पक्की स्पीड होती है। जैसे हम चल के जाएंगे तो पहुंच ही जाएंगे ना, कभी कभी साइकिल पे या पंचर हो जाता है इसीलिए नहीं पहुंच सकते, लेकिन चल के तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक इसी तरह से सीरियल पोर्ट में कुछ भी डेटा है पहुंच तो जाएगा लेकिन स्लो ट्रांसफर होगा। तो 9 पिन वाला होता था। सीरियल पोर्ट में कितने पिन होते हैं? 9 पिन, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का आता है, हमें सिर्फ मालूम होना चाहिए ऐसा होता है। ये 15 पिन वाला होता है वीडियो पोर्ट, VGA पोर्ट, इसमें 15 मेल फीमेल टाइप होता है। इस प्रकार का फोन इसमें होता है और हमारे पास जो केबल होता है उसमें मेल पार्ट होता है। यहाँ हम हिट करना है और मिसमैच न हो जाए इसलिए आप देखेंगे उसको जिगजैग फॉर्म में रखते हैं। यहाँ भी ये जिगजैग फॉर्म में ही था कि ताकि वो मिसमैच न हो जाए, क्योंकि वायर उल्टा नहीं लगना चाहिए, और ये उल्टा लग गया तो प्रॉब्लम होगा। तो ये ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है। तो ये वीडियो पोर्ट कनेक्ट करने के लिए ये VGA इन आता है। पैरेलल पोर्ट में काफ़ी पिन आती थी, 21 पिन भी आती थी कभी कभी, लेकिन ये भी आउटडेटेड है, नाम होना चाहिए। ऑडियो पोर्ट ये मालूम है आपको, इस प्रकार के ऑडियो पोर्ट में भी हम ही एक्सपर्ट ही हैं। अपने घर में भी कब तकलीफ होती तो अपने पापा भी हमें कहते हैं कि बेटे देखो जरा क्या हो गया है, तो हम लगाते हैं। तो माइक्रोफोन लगाना होता है या कुछ और कनेक्शन करने होता है तो 2 स्पीकर लगाने होते हैं, यहाँ ही हम लगा देते हैं। इसके बाद USB छोटा बड़ा एक बड़ा USB एक माइक्रो USB है। तो फ़ोन में लगता है वो माइक्रो USB लगता है, कंप्यूटर में होता है USB होता है। और उसमें अभी ये USB की बेसिकली इन्वेंशन भी इंडियन ने की है। इसमें किसी भी प्रकार के हम पेरिफेरल्स लगा सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को सोचो तो USB में उपलब्ध है। USB में आप माउस ही मिलता है या कीबोर्ड ही मिलता है या CD मिलती है या हार्ड डिस्क मिलती है, इतना ऐसा ही नहीं है। हम लाते हैं कि एक हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट के अपने घर में रखते हैं, उसमें 1500 पिक्चर रखते हैं और देखते हैं। तो सिर्फ USB से इतना ही चलता है ऐसा नहीं है। USB से आप हीटर भी चलाते हैं, USB से आप सिगरेट लाइटर भी चलाते हैं, USB से आप कॉफ़ी मशीन भी चलाते हैं, USB से सब कुछ होता है। वो USB से टॉर्च भी चलती है। तो USB इतना पावरफुल हो चुका है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में USB है तो उसका यूज़ करना हमें आना चाहिए। HDMI पोर्ट, हमें मालूम है कि एक ही केबल में ऑडियो वीडियो दोनों नहीं जाते हैं। एक केबल में ऑडियो जाता है, दूसरे में वीडियो जाता है। लेकिन HDMI है वो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ जाते हैं। इसलिए ये अभी चल रहा था, इससे भी आगे चीज़ आ चुकी है। लेकिन हमारे देश में अभी HDMI वाली चीज़ है तो बहुत अच्छी लगती है, अपने घर में भी है। तो हर एक डिवाइस में एक HDMI का कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा ही डिवाइस अगर शॉपिंग करते हैं तो ही आप स्मार्ट हैं। आप भी जब भी कुछ खरीदने जाओ, अपने कंप्यूटर भी खरीदने जाओ तो HDMI का कनेक्टर होना चाहिए। उसको USB प्रोजेक्टर में लगाओ तो यही चलेगा। आप अगर अपने घर में समझो लैपटॉप से HD प्रोजेक्टर चलाना चाहते हो, बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखना चाहते हो, तो आपको फिर सिंपल केबल से लगाएंगे तो चलेगा नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? HDMI लगाना। HDMI से आवाज़ भी आएगी और डिस्प्ले भी आएगा, वरना डिस्प्ले के लिए वो अलग केबलिंग करनी पड़ती है। ये HDMI पोर्ट। ग्राफिक कार्ड, हमारा CPU है वो सब डेटा प्रोसेस करता है। तो स्पेसिफिकली जो भी ग्राफिक डेटा आता है उसका एक अंदर मार्कर होता है फाइल के अंदर, उसके हिसाब से वो डाटा डाइवर्ट हो जाता है और ग्राफिक कार्ड में चला जाता है। उसकी वजह से ग्राफिक कार्ड हमारी डिस्प्ले की स्पीड बढ़ाता है। तो मॉनिटर में एकदम माइक्रो लेवल पे हमें एक्यूरेसी भी मिलती है और पिक्चर भी एकदम स्मूथ आता है
और कलरफुल आता है ग्राफिक्स कार्ड की मदद से। और ये मदरबोर्ड, हर एक जगह मदर जरूरी है, मदर नहीं है तो कुछ नहीं चलता है, फैमिली भी नहीं चलती है, सोसाइटी भी नहीं चलती, इसलिए हम मदर को इंपॉर्टेंस देते हैं। धरती को माता बोलते हैं, राष्ट्र को भी माता बोलते हैं, भारत को माता बोलते हैं, और यहाँ भी जो कार्ड है उसको भी, बोर्ड को भी माता बोलते हैं, ये वर्ल्ड माता है। तो मदर बोर्ड है, उसमें सभी कुछ हमको अटैच करना होता है। रैम हमारी यहाँ लगती है, हार्ड डिस्क यहाँ लगती है, हमारे ग्राफिक्स कार्ड भी इधर लगता है, ऑडियो वीडियो पोर्ट भी इधर लगता है, सब यहाँ ही लगे। सीपीयू यहाँ जो बीच में एक छोटा सा पोर्शन है वहाँ सीपीयू है, सीपीयू ये नहीं है, सीपीयू इसमें लगता है। तो ये मदरबोर्ड, इसमें ऑडियो की पैनल भी दिख रही है, और बीच में जो एक लाइन है वहाँ रैम फिट होती है, एक जगह ग्राफिक्स कार्ड भी फिट हो रहा है, और फैन रखा है बीच में ब्लैक कलर का जो है, वो अंदर कूलिंग करता है, क्योंकि इसमें इतनी हीट जनरेट होती है कि उसकी वजह से अगर 55 डिग्री तक अगर ये हो गया तो हमारा पूरा कंप्यूटर फेल हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली जहाँ जहाँ हीट जनरेट होती है वहाँ फैन लगा के रखते हैं, और इस कंप्यूटर को भी एसी में चलाना इसीलिए ज़रूरी होता है। अगर हीट आ गई तो अपना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। आपके मोबाइल भी जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपको मालूम है ये हीटिंग इश्यू क्या है, अंदर आपका कूलिंग सिस्टम बराबर काम नहीं कर रहा है, और हीट जनरेट करने वाला बहुत हीट जनरेट कर रहा है, तो आपका फोन मतलब गेम में आपको पीछे रख देगा। अभी कंप्यूटर्स भी काफ़ी प्रकार के हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सिंपली इसके पिक्चर्स देख लेते हैं हमें। ये माइक्रो कंप्यूटर हम परिचित हैं, आपके घर पे भी होगा, और जो भी आपको खरीदना भी है तो यही खरीद के आपको घर पे रखना है। हमें माइक्रो कंप्यूटर ही यूज़ करने हैं, और हमारे लिए वही काफ़ी है। लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर में ही आ जाता है, उसमें सब कुछ होता है। जिसमें आप कोई भी गेमिंग कंसोल लगाते हो, अंदर वो प्ले स्टेशन आता है, तो प्ले स्टेशन भी ये माइक्रो कंप्यूटर जैसा ही है। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये जो 25-50 लोग वहाँ काम करते हैं, यहाँ ऐसा कंप्यूटर होता है। इसमें से सबको कीबोर्ड और माउस और मॉनिटर दिया जाता है, और कनेक्शन यहाँ होता है। तो ये इतना बड़ा कंप्यूटर, इसमें हार्ड डिस्क भी ज़्यादा होती है, एक के बदले 4-4 हार्ड डिस्क होती है। उसके एक अंदर कनेक्शन भी इतने जा सकते हैं, आपको इंटरनेट के कनेक्शन देता है, 10-10 इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा मिनी कंप्यूटर देखने को चाहते नहीं है, देखने को मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो एक एसी वाले रूम में होते हैं, वहाँ से सिर्फ केबल आते हैं हमारे वहाँ, और उसी में हम काम करते हैं। आप कभी कॉलेज में आओगे तो यहाँ कॉलेज में छोटा सा मिनी कंप्यूटर का है, देख लेंगे। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये थोड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी मतलब 200-300 लोग, 400 लोग काम करते हैं। उसमें जो डेटा भी ज़्यादा होता है, डेटा बैंक होती है, जैसे गूगल वाले काम करते हैं, उसमें तो सुपर कंप्यूटर की जरूरत उसको पड़ सकती है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर गूगल से थोड़ी छोटी होगी, उसमें चल सकता है। तो ज़्यादा कस्टमर के साथ डीलिंग करना होता है। जैसे रेलवे के पास मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए, जीएसआरटीसी है, एसटी वाले हैं, उसको भी मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए, सबको मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसी से साथ वो सब होता है। अभी क्या है, सब क्लाउड में चला गया। ये क्लाउड की वजह से ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आउटडेटेड हो चुके हैं, मिनी कंप्यूटर भी आउटडेटेड हो चुके हैं। ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर का बिजनेस अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में चला गया है। हमें क्या करना है, क्लाउड पे चले जाओ, क्लाउड वाले सब मैनेज कर देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट है तो क्लाउड कंप्यूटिंग करके आप उसका बेसिक वीडियो यूट्यूब पे देख लेना। इसके बाद है सुपर कंप्यूटर। ये एकदम स्पेशलाइज्ड है। जब आप सैटेलाइट लगाते हैं, चलाते हैं, या वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, जिसमें बहुत ही बिलियन टाइप का डेटा आता है, वो डेटा को प्रोसेसिंग करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, जिसकी कैलकुलेशन स्पीड जोरदार होती है और बहुत थोड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी तो देश में 2-3 कंप्यूटर ही से सुपर कंप्यूटर होते हैं। एक ज़माना था, हमने देखा है कि उस ज़माने में भारत के पास सुपर कंप्यूटर नहीं था, तो अपना देश पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। अभी तो है अपने देश में, लेकिन सुपर कंप्यूटर एकदम फास्ट कैलकुलेशन करता है, और उसकी स्पेसिफिक यूज़ होती है, स्पेस रिसर्च में होती है और वेदर एक्सप्लोरेशन में होती है, वेदर स्पेस एक्सप्लोरेशन और वेदर फोरकास्टिंग। तो ये कंप्यूटर पर, तो ये हार्डवेयर का पार्ट था। तो हार्डवेयर में मैंने देखा, इनपुट डिवाइस देखे, आउटपुट डिवाइस देखे, पेरिफेरल्स देखे, उसके प्रकार देखे, डिस्प्ले डिवाइस देखे, ये सब हमने हार्डवेयर देखा। हार्डवेयर के सिवाय सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर में आज तो इतने बढ़ चुके हैं तो हम सोच भी नहीं सके सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 3 प्रकार होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी हार्डवेयर है बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता। आप अपने घर पे लैंप लेके आ जाइए, उसको इलेक्ट्रिसिटी का
केबल का कनेक्शन कर दीजिए, स्विच डाल दीजिए, सब कर दीजिए और स्विच को ऑन कीजिए, लेकिन लैंप चालू नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कुछ भी है वो हार्डवेयर है और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सॉफ्टवेयर है, ऐसा समझ लीजिए। जिसकी मदद से वो हमारा मशीन चलता है उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। पहले मशीन चलाने के लिए कोई ऐसी बाहर की चीज़ नहीं काम करती थी। जैसे हमारे पास साइकिल है तो साइकिल पे हम बैठेंगे, हम ही पेडल मारेंगे, तो साइकिल ऐसे पड़ी नहीं चलती है। वो साइकिल हार्डवेयर है, लेकिन उसके हम खुद भी एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर बैठ के चलाते हैं। तो एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर को चलाता है। हार्डवेयर को छू सकते हैं, लेकिन हमको छुआ जा सकता है, इसलिए हम भी हार्डवेयर है, साइकिल चलाते हैं। ठीक इसी तरह से समझो बाइक पे जाते हैं तो बाइक ऐसे ही चली है तो नहीं चलेगी, उसके ऊपर किसी को बैठना है, उसको पेट्रोल है, पेट्रोल को भी छू सकते हैं, उसमें से जेट फॉर्मेशन होकर वहाँ निकलते हैं, कंबस्शन होता है, तो वो भी हार्डवेयर को हार्डवेयर चलाता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को चलाता है, मतलब उसको छू नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं अपने दिमाग से, या उसकी कुछ प्रोजेक्शन की वजह से आंखों से या आवाज से महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ये इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का फंक्शन मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। ठीक इसी तरह से जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक कोडेड इंफॉर्मेशन है। वो कोडेड इंफॉर्मेशन हमारा जो हार्डवेयर रेंज के अंदर जाती है और उसके हिसाब से वो मशीन अपने आप काम करने लगती है। तो जो कोडेड इंफॉर्मेशन है वो सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम जो काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और करना भी उसी में। मैकेनिकल वालों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ही जीना होता है। आप जब भी अपना मोबाइल चालू करते हैं और उस मोबाइल चालू होने के बाद आप समझो उसमें पबजी चालू करते हैं, पबजी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेटीएम चालू करते हैं पेमेंट के लिए, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप उसमें जी सिनेमा चालू करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप उसमें MP3 प्लेयर चालू करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मोबाइल में। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको कुछ और चीज करनी पड़ती है। आपको मालूम ही नहीं होगा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन से, क्योंकि आपको यह पढ़ा नहीं गया है। लेकिन हमारे हिसाब से मैकेनिकल में क्या क्या चीज आ सकती है वो हम बात में। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जिसकी मदद से वो कंप्यूटर चालू होता है, मोबाइल चालू होता है, जिनकी मदद से डिवाइस खुद को पहचानता है कि ये डिवाइस हो। जब भी इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको ऑन करते हैं तो तुरंत ही वो मशीन काम नहीं करने लगता है, हार्डवेयर काम नहीं करता है। उनको पहले अपने आप को 10, 15, 20 सेकंड लगती है झागने में। आप प्रिंटर चालू करेंगे तो प्रिंटर में पहले आवाज आएगी करके, और बाद में थोड़ी और रोलर घूमेगा, लाइट ब्लिंक होगी, और बाद में रेडी का मैसेज आएगा। तो ये रेडी का मैसेज आने तक जो अंदर काम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। उसके बाद उसमें प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो मैं ऊपर लिखा है वो बोल चुका हूँ, लेकिन जो डोस है, विंडोज XP, विंडोज 7, 8, 9, 10, 11 अभी आ चुका है, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से कंप्यूटर झांकता है और हमसे बात करता है। विंडोज के सिवा मैक OS आता है, iOS आता है, लिनक्स आता है, एंड्रॉयड आता है, फायरफॉक्स का भी OS आता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, D मतलब डिस्क, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थी, मैक की ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आईफोन वाला जो है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक इसी हिसाब से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। इसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जो हमें यहाँ जितने लिस्ट में लगाए गए हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर वाले काम करते हैं, उसके वो टूल डेवलप करते हैं। उसके साथ कंप्यूटर के साथ आम आदमी कैसे बात करेगा, क्या काम करेगा, तो कंप्यूटर उसको जवाब देगा। वो जो तैयारी करके उसके साथ काम करता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जो काम का आउटपुट देखते हैं हम वो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो जावा है, C++ है, PHP है, HTML है, .NET है, C है। ये लैंग्वेजेस जनरली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आती है। हम मैकेनिकल वाले जो यूज़ करते हैं वो एक आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते हैं। मैकेट्रॉनिक्स में जो आता है कि आप रोबोट की प्रोग्रामिंग करते हैं, या मैकेट्रॉनिक्स के जितने डिवाइस आते हैं इसके जो आपको कंट्रोल करना है, उसके लिए एक आर्डिनो प्रोग्रामिंग आती है, तो वो मैकेनिकल वाले सीख सकते हैं। और दूसरी है, आप ऑटोकैड में जाते हैं तो ऑटोलिस्प सीख सकते हैं। ऑटोलिस्प की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैकेनिकल वाले ही ये प्रोग्रामिंग अच्छा चला सकते हैं। इसमें कंप्यूटर इंजीनियर को कुछ पता नहीं पड़ता कि ये क्या है, इसलिए
सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। आप कुछ एडवांस लेवल पर सीखेंगे तो ही इसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, वरना तो नॉर्मल ऑटोकैड वाले को जितना मिलता है उतना ही अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वाले को मिलेगा। और उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम ऑटोकैड यूज़ करने वाले हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम है, या स्काइप है, या स्लेक है, या कुछ भी आप देखो, पेंडोरा है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस हिसाब से हम यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है वो हमने देखा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, ये सब्जेक्ट के अंदर तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है, उसमें हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ये परिचय हमने देखा।